हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 10वां पाठ। पाठ का नाम है कामचोर तथा इस पाठ को इस्मत चुगताई जी ने लिखा है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यानी इस पाठ के शुरू में यह बताया जाता है कि घर के नौकरों को काम से निकाल दिया जाता है तथा जो उस घर के बच्चे हैं उनके बारे में यह कहा गया है कि ये कोई भी काम खुद नहीं करते और इन्हें थोड़ा बहुत काम करने की आदत होनी चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। परिवार के बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है कि अब से परिवार के बच्चे अपने छोटे छोटे काम स्वयं करेंगे और परिवार के सभी कार्यों में हाथ बटाएंगे। लेकिन जो बच्चे हैं परिवार के, उन्हें कोई भी काम ठीक तरीके से करना नहीं आता, क्योंकि उनके लिए नौकर चाकरों का प्रबंध शुरू से ही किया गया था। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने यह फैसला किया, बच्चों के माता पिता ने यह फैसला किया कि अब से जो परिवार के बच्चे हैं वो मिलजुल कर कार्य में हाथ बटाएंगे। आगे हैं, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। छोटे बच्चे कहते हैं कि अब हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें काम बताइए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। यानी अब बच्चों से कह दिया गया कि बहुत सारे काम हैं, यदि तुम यह काम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। यानी माली को तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी और वो सारे पैसे बच्चों को ही बांट दिए जाएंगे। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी जो बच्चे हैं उन्हें उनकी माँ ने काम करने से रोकना चाहा, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों को कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं करना आता। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो तनख्वाह पाने के सपने देखते हुए काम पर लग जाते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। यानी बच्चों ने दरी को ठीक से साफ़ नहीं किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि हम दरी को कहाँ पर झाड़ रहे हैं। उन्होंने बिना देखे ही दरी पर जो धूल पड़ी हुई थी उसे ऐसे ही उछाल दिया, जिससे वो सबके सिर में और सबकी आँखों में चली गई। इसके बाद बच्चों ने फैसला किया कि अब वो झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। सब बच्चे झाड़ू पाना चाहते थे ताकि वो झाड़ू लगाएं और उन्हें तनख्वाह मिले। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी
वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। यानी बच्चे चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्र रहकर काम करने दिया जाए, बात बात पर ना टोका जाए। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यानी बच्चों ने पानी बहुत ज़्यादा ही छिड़क दिया था। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर और पतीले पर लोटा, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। यानी उन बच्चों के जो उन्होंने पेड़ों में पानी देने का प्रयास किया, उसके कारण वो सब आपस में लड़ने लगे। सब अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे जितने भी घर में बर्तन उपलब्ध थे, सबको लेकर पानी के नल पर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं तथा उन्हें उनकी लड़ाई बंद कराने के लिए तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए घर के जो बड़े सदस्य हैं वो आ जाते हैं। उन्हें देखकर या उनके डांटने पर सभी बच्चे एक तरफ खड़े हो जाते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। यानी कुछ बच्चे इस लड़ाई झगड़े में बहुत बुरी तरह कीचड़ में लथपथ हो गए थे। उन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की जो अभी तक घर में संख्या थी वह काफ़ी नहीं थी। उनके लिए ज़्यादा नौकरों की आवश्यकता थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी अब बच्चों ने सोचा कि सफाई और पेड़ों में पानी देना उनके बस का काम नहीं है, तो वो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले, चल दड़बे दड़बे। यानी अब सब बच्चे अपने हाथों में छड़ियाँ लेकर मुर्गियों को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी मुर्गियों को जब बच्चे पकड़ना चाह रहे थे तो 2 मुर्गियां खीर के प्याले जिन पर घर की आया चांदी के वर्क लगा रही थी, वो उन प्यालों पर से गुजर गई, उन प्यालों को रौंदती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी मुर्गियों के पैरों के कारण या उनके पंखों के कारण सारी जो खीर की प्यालियाँ थी वो खाली हो गई और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे जिस पे वो काम कर रही थी और ताजे धुले हुए सिर पर उन्होंने जो अभी अभी अपना सर धोया था उस पर खीर गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। आगे हैं, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी बच्चे मुर्गियों को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे तथा मुर्गियां पूरे घर में अव्यस्तता का वातावरण बना रही थी, सभी चीज़ों को उलट पलट कर रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर
किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब उसकी ओर झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। यानी जब भेड़ों ने देखा कि किसी बच्चे के हाथ में दाने का सूप है, उनके दाने से भरा हुआ एक बर्तन है, तो सभी भेड़ें उसके पीछे चली आई और उनके रास्ते में जो जो चीज़ें थी उन सबको वो इधर उधर लुढ़काती हुई आ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी कि उस पर किस प्रकार की कलाकारी या नक्काशी की जाए। वो अपनी चुनरी को सजाने की तैयारी कर रही थी, उस पर सितारे लगाने की तैयारी में थी। भेड़ें बहुत निसंकोच यानी बिना किसी हिचकिचाहट के सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। भेड़ों को केवल दाने का सूप दिखाई दे रहा था और अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की वो परवाह नहीं कर रही थी, उन्हें केवल भूख लगी हुई थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा मानो जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। यानी जब भेड़ें और बच्चे वहाँ से गुजर कर जा चुके तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना वहाँ से छापा मारकर चली गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी भेड़ों को केवल दाना चाहिए था, क्योंकि वो पूरे दिन की भूखी थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। यानी वो जो सो रही थी हज्जन माँ, वो अचानक से इस शोर के कारण जाग जाती हैं और मारो मारो चीखने लग जाती हैं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली यानी ऐसी स्त्री जो सब्जी बेचने का कार्य करती है, वह एक टोकरी में रखकर अपनी सब्जी बेचती है। वह भेड़ों को दिखाई दे जाती है और भूखी भेड़ें अब दाने का सूप भूलकर उस तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। यानी उसने अपने सब्जियों की टोकरी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ों को चोट नहीं लगती। उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा ऊन लगी रहती है, जो उनके बाल होते हैं। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। यदि आप भेड़ों को मारोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उनके साथ मजाक कर रहे हो। उन्हें चोट नहीं लगती, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं जिसका प्रयोग हम ऊन के रूप में करते हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। यानी तरकारी वाली, सब्जी बेचने वाली स्त्री भेड़ों को पीटती रही और उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और भेड़ों ने उसकी सारी सब्जियां छिलके समेत अपने पेट रूपी कढ़ाई में झोंक दी, यानी खा ली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। यानी बच्चों ने अब सोचा कि वो भैंसों का दूध दूहेंगे यानी निकालेंगे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यह तय हुआ कि भैंसों की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी उनके पैरों को बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। यानी बच्चों ने अभी केवल भैंस के पीछे वाले पैरों को
चाचा जी की चारपाई से बांध दिया और अगले 2 पैरों को बांधने की तैयारी कर रहे थे कि तभी भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यानी जैसे ही चाचा को पता चला कि यह कार्य किया जा रहा था और इसके कारण उनका पलंग जो है वो भैंस के पीछे पीछे जा रहा है, तो उन्होंने उन लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया जिन्होंने इन बच्चों को काम दिया है। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। यानी जैसे ही भैंस ने अपने बछड़े को देखा, उसने अपने पैरों को रोक दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाके से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। यानी भैंस से जो दूध निकालने का प्रयास था और जो भैंस वहाँ से चौकन्नी होकर भाग गई थी और बछड़े ने उसका दूध पी लिया, यह सब घटना बहुत कम समय में हो गई। ऐसा लगा जैसे कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गई, यानी कुछ ही मिनटों का यह काम था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हाँकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, क्योंकि उसकी सब्जियां भेड़ों ने खा ली थी और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी बच्चों की माँ नाराज़ हो गई थी। उन्होंने कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने इस प्रकार की बात अब्बा से कही। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें एक बार अचानक से कह दिया जाता है कि आज से आप सब घर के कार्यों में सहयोग दोगे और फिर आपको जो नौकरों को तनख्वाह दी जाती है वो नौकरों को हटा दिया जाएगा और तनख्वाह बच्चों में आपस में बांट दी जाएगी, जिसके कारण बच्चे कार्य करने के लिए उत्साहित हो गए। लेकिन बच्चों को कभी भी कार्य करना नहीं आता था और ना ही उन्हें इसकी आदत थी, जिसके कारण पूरे घर में अव्यवस्था का माहौल बन गया। पूरे घर में इधर उधर सभी बर्तन फैल गए, कीचड़ हो गया तथा जो भेड़, गाय, भैंस और जो मुर्गियां थी वो चारों तरफ फैल गई और उनके कारण घर में गंदगी मच गई थी। सब तरफ बुरा हाल बन गया था। इसलिए हमें इस कहानी के द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि छोटे बच्चों को कम आयु से ही थोड़ा बहुत काम करने की आदत होनी चाहिए तथा हर बच्चे को अपने घर के छोटे छोटे कार्य या कम से कम अपनी आवश्यकता के अपने कार्य करने अवश्य चाहिए। उसे शुरू से ही कार्य करने के तरीके सिखाने चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आसपास सफाई रखनी है, अपना कार्य किस तरह से अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।